गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सोल जर्नी के इस सेशन में आप सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करती हूँ। आज हमारा 16th एपिसोड है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सोल मूवमेंट इन फैमिली। दोस्तों, परिवार के बीच में क्या सोल किस तरह से कार्य करती है, कैसे वो मूव करती है, क्या खून के रिश्ते ही अपने रिश्ते होते हैं या प्रेम फ्रेंडशिप के भी रिश्ते भी अपने होते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे उज्जवल जी से। हीलिंग हैंड्स के जरिए हम इस कार्यक्रम को हर दिन एक नए नए टॉपिक के साथ लेकर आपके सामने ये चीजों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जाने कि सोल की यात्रा बहुत अनुपम है, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं डॉक्टर रितु अग्रवाल, स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट, एनर्जी हीलर एंड लाइफ कोच, को फाउंडर ऑफ द हीलिंग हैंड्स फ्रॉम गुवाहाटी, असम। उज्जवल जी जो आज हमें इस टॉपिक के बारे में बताएंगे, उनके बारे में भी कुछ आपको बताना चाहूंगी दोस्तों। वो स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट हैं, माइंड बॉडी कोच है एंड ही इज फ्रॉम अंबाला। Ujjwal Batra has been working with various psychic who has working with various age groups since the age of 9. His work within the healing sphere has been highly acknowledged, and the growth experienced by the people he has facilitated stand testimony for his skill, experience, and success as a therapist. I welcome Ujjwal Batra. Hello, everybody. Namaste, Rituji. Namaste. So, how are you? Yes, very much fine. We are Yeah, so thank happy you. to have you here in our platform today. Thank you. Thank you. Thank you so much. Even I am very happy to be here. So, to all the viewers as well, those who are watching us live, those who are watching our recordings, आप सभी को नमस्ते, आप सभी को hello, आप सभी को प्रणाम. I hope all of you are doing well. And I'm really looking forward to today's conversations and interaction. It is a beautiful topic that we'll be knowing from you today, from Yeah, about soul movement in family. It is a बिल्कुल. very resonating topic कि परिवार में भी सोल किस तरह से मूव ऑन करती है, वो किस तरह से काम करती है. We would really love to know about it. Absolutely. तो चलिए आज के टॉपिक के बारे पहले कुछ समझते हैं। समझने से पहले अगर आप हम सभी को लाइव देख रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, ताकि आज की हमारी बातें थोड़ी सी और हम शांत मन से समझ सकें। क्या हम 1 मिनट के लिए सब आंखें बंद कर सकते हैं? जस्ट फॉर 1 मिनट, एवरीबडी क्लोज योर आईज, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड जस्ट नो, सभी जानिए कि आप इस संसार में अकेले नहीं। नो मैन इज एन आइलैंड। आप भी किसी के थ्रू आए हैं, वो भी कभी किसी के थ्रू आए हैं। सबने जन्म चाहे जिस मर्जी के घर में लिया हो, कोई ना कोई कंडुइट जरूर बना है, कोई ना कोई सोर्स जरूर। जस्ट इन योर हार्ट, जस्ट एक्नॉलेज दैट वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री, all of us, whether you are a human or whether we talk about any other species, whether it's an animal, whether even it's a plant. पौधा भी कभी यहाँ तो बीज से आता है, दूसरी टहनी से आता है. Just acknowledge that we all have a larger vision, we all have a larger presence. Just acknowledging that, अपने मन में रखते हुए कुछ लंबी गहरी श्वासें लेके धीरे से अपने चेहरे पे स्माइल लेकर आते हुए सभी आंखें खोल के आ जाएंगे वापस. चलिए, ब्यूटीफुल. So this is just to honor the ancestors, ताकि हमारे जो भी the ancestors of our presence, आज ये जो मैं ह्यूमन बॉडी में हूँ, मेरे कितने ancestors रहे होंगे ना. मैं उज्जवल बत्रा हूँ, तो मेरी बत्रा फैमिली के तो ancestors हैं ही हैं, बट मेरी मदर की साइड के ancestors, मेरे फादर के साइड के ancestors, उससे पहले मेरी लाइफ टाइम्स के ancestors, मेरे अलग अलग स्पीशीज के ancestors, तो कितना बड़ा, कितना विशाल नेटवर्क है हमारे पास एनर्जी के स्रोत का. हम कहते हैं ना कि सोर्स क्या है जी हमारा. डेफिनेटली देयर इज एन इनफाइनाइट सोर्स. हम बहुत ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल टर्म्स में बात तो कर सकते हैं, बट आज हम उसको थोड़ा सा इंसानी तौर पे भी बात करेंगे कि व्हाट इज दिस इनफाइनाइट सोर्स. सो भी ठीक है कि इनफाइनाइट सोर्स कैन बी अ लाइट, बिल्कुल वो सब बातें हैं, बट हम इंसानी तौर पे अगर बात करें तो अगर आप इस सोर्स की भी बात करें जो मैंने अभी बोला, वो भी तो कितना इनफाइनाइट है ना.
कि आप पता नहीं जब पौधे थे, जब आप जानवर थे, जब मैं उज्जवल बत्रा के रूप में हूँ और जब मैं किसी और जन्म में था, मैं किसी और में था, उसके मम्मी पापा, उनके एंसेस्टर्स और उनके एंसेस्टर्स. If this is not infinite, what else is infinite? Right? So this is where the idea of infinite source comes. So आज हम इसी बात को आगे लेकर जाएंगे and the healing hand is doing such a wonderful job on soul journey. So जब मेरी बात हुई रितु जी से कि क्या टॉपिक लेना है, so I said कि you guys आप सभी अलग अलग facilitators as an individual soul, as a collective soul के बारे में बात करेंगे, but I would like to focus upon more of the collective energy. कि हम सभी अभी आज मैं समझाऊंगा कि we talk about आत्मा, कि हमारी आत्मा कैसे परमात्मा है, this that. But यही does this soul exist in some other form, in some other way as well? So what is that? And how does a soul move in a family? तो एक परिवार में कैसे soul move करती है? What happens? So इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए रितु जी, if you can put up the PPT as well. I have brought a small PPT just कि आपको जो टर्म्स मैं बोलूंगा वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए, सिंपल. अदरवाइज आप बस मेरी आवाज को सुनते जाइए, अपने क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए एंड वी विल आंसर देम एज वेल. तो आज मुझे आप सभी से एक बहुत ब्यूटीफुल सी एक और बात भी करनी है कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी मोडालिटी के बारे में बात करने आया हूं. नहीं, आज हम किसी विधा के बारे में नहीं बात करने लगे. आज हम मूवमेंट ऑफ अ सोल इन अ फैमिली के बारे में बात करेंगे. विधाएं एंड मेथड्स एंड मोडालिटीज टू acknowledge that to support the healing can be many. बहुत सारी विधाएं हो सकती हैं उन चीजों की, इधर उपचार के लिए, उनको समझने के लिए, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए, और उनके बारे में हम बात करेंगे. मैं आप लोगों से कुछ दिन बाद फिर से मिलूंगा एक और लेक्चर में. बट आज पहले हम कॉन्सेप्ट को समझें. So I'm a family constellation therapist, and as a person who's practicing FC, and I've been practicing FC. My introduction to family constellations was in 2016, and we are in 2021 now. So so one thing that I understand is, and that Bert Hellinger, the father of FC, has very beautifully put forward is कि family को एक system की तरीके से समझो. अब ये system क्या है? So system क्या होता है? हम कहते हैं ना कि हमारे घर का system तो ऐसा है जी. या जैसे अगर आप कहीं जॉब करते होंगे, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, या हमारा तो सिस्टम ऐसा है, कहते होंगे ना, सुना होगा कि नहीं. जैसे अगर आपने बोला ये बॉस ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, तो दूसरा एम्प्लॉय क्या बोलता है, नहीं यार यहाँ का तो सिस्टम ही ऐसा है. घर परिवार में किसी के फादर अगर डोमिनेंट है, तो वहाँ अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको बोला जाता है ना ये तो है ही ऐसे, हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही है. सो वो एक सिस्टम है ना. सो मैंने फिर आप लोगों के लिए एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की डेफिनेशन भी निकाली सिस्टम को समझने के लिए कि आई रीड दिस आउट फॉर यू दैट व्हाट इज अ सिस्टम. A system is a thing of, it's a set of things working together as a part of mechanism or an interconnecting network, a complex whole. अगर आप इसको हिंदी में समझें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग पार्ट्स हैं, और वो जब इकट्ठे एक मैकेनिज्म में, एक वे में काम कर रहे हैं और वो एक कंप्लीट पिक्चर बना देते हैं, वो एक सिस्टम है. तो जब मैं ये बोलता हूँ तो आप लोगों को अपने परिवार की याद आती है या नहीं आती? कि आपका परिवार भी तो ऐसा है ना, कि बेटा ऐसा है, बीवी ऐसी है, पति ऐसा है, दादी ऐसी है, दादा ऐसा है, हमारे परदादा जी ऐसे थे, ये बिल्कुल अलग थे, ये बिल्कुल ऐसा है, ये फलाना है, ये ढमकाना है. अलग अलग तरीके से हम because today we will understand how our words lead to this. That is why I'm using so many desi words, कि हमारे परिवार का संबंध कैसा है. हम कहते हैं ना कि ये तो जी बिल्कुल ऐसा है, ये अपने पापा की कॉपी है, हम ये कहते हैं, या हम कहते हैं ये इसके पापा तो ऐसे ही, तो बिल्कुल ही उल्टा है, ये दोनों भाई बिल्कुल ही अलग हैं. या कोई मृत होता है कि अच्छा ये ना, ऐसे लगता है जी ये तो दादे का जन्म है, दादाजी ने फिर से जन्म ले लिया है. हम कहते हैं ना ऐसी बातें कि ये बच्चा तो जी अपनी नानी जैसा है, फलाने जैसा है. तो इतनी हमारी जो शब्दों में ही सारा एक्चुअली सीक्रेट छुपा हुआ है, सब कुछ इसी के अंदर, और इसी चीज को हमने समझना है. सो लाइक डिफरेंट मोडालिटीज कंसीडर डिफरेंट थिंग्स. जैसे अगर हम पास्ट लाइफ की बात करें, आपने कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर इस सोल जर्नी के इन 21 दिनों में पास्ट लाइफ का शब्द जरूर सुना होगा. सो उसमें हम क्या कहते हैं, कि टू द रूट्स ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स और इश्यूज एंड सो मेनी इवन गिफ्ट्स एंड सो मेनी वेल बीइंग थिंग्स इज आल्सो इन योर पास्ट लाइफ. या हम अपने घरों में भी कहते हैं ना कि पता नहीं कौन से मोती दान करे थे कि जीवन अच्छा है, या पता नहीं ऐसे कौन से कुकर्म करे थे कि जीवन ऐसा है.
उसमें हम कहते हैं कि तुमने कुछ करा था, तुम इंडिविजुअल में ही कुछ है. As a systemic therapist, because I identify myself as a systemic therapist, we understand that, you know, we do not see problems ka root as an individual issue. We see the root of problems as a problem in the system. Something happened in the system. अभी अगर सिस्टम को आप बार बार सोच रहे हैं सिस्टम क्या बोल रहा है ये, तो आप नेटवर्क समझ लीजिए. बट द बेटर वर्ड इज सिस्टम ओनली बिकॉज नेटवर्क तो पूरी डायग्राम तरीके से पिक्चर हुई ना. बट सिस्टम क्या कि किस तरीके से चल रहा था, ये जो पूरा हमारा फैमिली का नेटवर्क था जहाँ अलग अलग पार्ट्स थे, हाँ पक्का कुछ ना कुछ हुआ होगा. यू नो देयर इज बियॉन्ड समथिंग इंडिविजुअल नेचर. आपकी बियॉन्ड वर्क्स डेफिनेटली. आज हम कॉन्शियस के बारे में समझेंगे कि कैसे हम इंडिविजुअल कॉन्शियस भी हैं, बट कुछ ना कुछ तो सिस्टम में है. All the problems in your life, as a systemic therapist, we consider that it has some root in your ancestry, in your lineage. Okay, so that is why I wrote this very beautiful thing towards the end. अगर आप पढ़ भी सकते हैं, that all these systems have their unique roles and positions, rules and norms to maintain order. इसका क्या मतलब है कि ऐसा कोई बता नहीं सकता. Yes, there are definitely some methods, some rules and roles and positions that must be maintained in a system. But सबके घर के तरीके भी तो अलग हैं. So हम कैसे कह सकते हैं कि यही सिर्फ सच. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं तो उनका घर का चलने का तरीका अलग है. यही आप किसी मेट्रियार्कल सोसाइटी में रहेंगे तो उनका अलग. अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो आपका जीने का और आपका परिवार का तरीका अलग है. यही आप किसी इंडिया के फॉर एग्जाम्पल नॉट सो डेवलप्ड टाउन या कहीं और किसी कंट्री साइड वगैरह में रह रहे हैं तो वहां अलग होगा. दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर, राइट. हमारा ऑल द एनवायरमेंट ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन टू ऑल ऑफ दैट. So, there are different rules, different norms that are kept. जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे घर का तो जी रूल है कि सबको घर 8 बजे से पहले आ जाना. That is their way of keeping, maintaining order. जरूरी तो नहीं है कि सबके घर में ऑर्डर अगर 8 बजे से पहले आओगे तभी मनाया जाएगा. या कोई कहेगा कि जी हमारे घर में तो ऐसा है कि बच्चों को फलानी फलानी एक्टिविटी करनी ही है. जैसे देयर आर सम पीपल की बच्चे इस उम्र के हैं तो उनको नाचना ही है या उनको कथक सीखना ही है, या हमारे फैमिली में तो म्यूजिक सीखना तो एक रीत है. सो दे डू दैट टू मेंटेन ऑर्डर. बट इज दैट द रियलिटी फॉर ऑल? नो. तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ जाता है परसेप्शन एंड रियलिटी का. परसेप्शन एंड फैक्ट्स. कि टू come before 8 p.m. is not a fact of life. It is your idea of life. To learn music is not a fact of life. It is your idea of perceiving life. तो जब यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ कर दी जाती है या यहाँ पर कुछ कोई एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जिसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिसको फैमिली में बिलोंग नहीं कराया जाता है, वहां पे कुछ कारण हो जाते हैं, वहां पे सिस्टम हिलना शुरू हो जाता है. और उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंटेंगलमेंट. तो जब वहां कुछ आ जाता है तो हमारी लीनियज भी थोड़ी हिल जाती है, हमारा सिस्टम थोड़ा सा डोल जाता है. So, then I wrote that every system can be considered to have a life of its own. And here, you should be clear now कि जैसे हम कहते हैं ना मेरी आत्मा, हम ऐसे अपने अपने ऊपर टच करके देखते हैं ना, ये मेरी आत्मा है, मैं एक आत्मा. जो मेरा परिवार है उसको आप ऐसे समझिए कि अगर ये आपकी आत्मा थी, अगर आप मेरे हाथों को देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कि अगर मेरी आत्मा थी और ये आपकी मम्मी की आत्मा है, ये आपके पापा की है, ये फलाने की है, ये दादी की है, ये भाई की है, इन सभी की एक कलेक्टिव सोल है. उस फैमिली की एक कलेक्टिव सोल है. और ये सिर्फ हम आपकी ये 4 लोगों की फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं. उसकी कलेक्टिव सोल है, उसको हम फैमिली सोल बोल सकते हैं, राइट. So just like the Native Americans, the shamans believe that everything that is in the universe has a spirit. So मैं आपको स्पिरिट की भाषा में बोलता हूँ that you have your own spirit. At the same time, your family has a spirit of its own. So that is where the idea comes that the soul is moving in this family. में चल रही नहीं, the collective energy of the family, how does it move towards balance, which you feel that might be a problem in your life, but that is just a movement of the soul towards finding order, towards bringing proper roles and positions to the people,
टुवर्ड्स फाइंडिंग बैलेंस। संतुलन स्थापित करने के लिए हमारी जो परिवार की चेतना है, जो परिवार की परम चेतना है, वो किस तरफ में मूव कर रही है, आज हम उसके बारे में कुछ बातें करें। ठीक है? So Ritu ji, if you can just show the next slide. So this is a very important quote. अगर आपको, so who is Bert Hellinger? Bert Hellinger is one of those जिसने after studying a lot of family therapy, I would not say he invented, that would be wrong to say, but he discovered and organized the method of family constellations. So we call him as the father of family constellations. So if you understand this quote, you will just pehle wali. Yeah. So what does it mean that the greater soul moves only in one direction? ऐसा नहीं है कि वो इधर जा रही है और वो इधर जा रही है, या हमारी फैमिली की सोल गलत हो गई है या हिल गई. The greater soul is moving in one direction only, that is to bring into union that has been made separate. वो सारी चीजें जो उथल पुथल मच गई है हमारी, और मचती है, हम लोग जीवन जी रहे हैं, धरती पर आए हैं, तो किसी को गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है कि ओहो ये क्या कर दिया, वो तो होता ही है, तभी आप लोग अभी हम बातें कर रहे हैं ना. बट दिस इज द ट्रूथ, द ग्रेटर सोल. अब यहाँ ग्रेटर सोल को समझिए फैमिली सोल, स्पिरिट ऑफ योर कंप्लीट फैमिली, द स्पिरिट ऑफ योर कंप्लीट लिनेज. इट इज मूविंग ओनली टू ब्रिंग दैट यूनियन. अब आप जिस भी गुरु, आजकल जो बड़े बड़े गुरु हैं, वो भी अलग अलग चीजों का मतलब अगर आप देखेंगे तो कलेक्टिव एनर्जी है, वो यूनियन ही बता रही है. हम योगा का मतलब बोलते हैं, योगा का क्या मतलब है? यूनियन. हम कहते हैं आई एम बिकमिंग आई एम बिकमिंग वन विद द अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, वो भी क्या है? मिलन. हम कहते हैं जी यूनिटी कॉन्शियसनेस, वो भी बता रहा है कि हम सब एक हैं. दूसरा कोई आके कल को बंदा कह देता है कि द वर्ल्ड इज वन, वननेस. सो वननेस प्रिंसिपल भी वही है. यहाँ पे एज ए सिस्टमिक थेरेपिस्ट हम क्या कह रहे हैं? दैट द कलेक्टिव सोल इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स यूनियन. The whole idea is that we are, ascending towards betterment only. But the collective energy is moving towards that. अब जब कुछ चीज हिल रही होती है तो अंदर थोड़ी तो उथल पुथल मचती है. बस वही उथल पुथल है जो हम लोग अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. एंड दैट इज वेयर वी कैन ब्रिंग, हम अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को लेकर आ सकते हैं. वी कैन स्टार्ट लिविंग बेटर, स्टार्ट लिविंग ब्राइटर एंड स्टार्ट लिविंग स्माइल. ठीक है? सो या, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो फिर ये पता कैसे चलता है? Who remembers? Who knows? अरे मेरे पूर्वजों ने तो पता नहीं क्या करा था, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो अभी उनकी चीज मेरे पास कहां से आ गई? या उनकी नॉलेज या उनकी हरकतें मैं कैसे कर रहा हूँ? डेफिनेटली इट इज बीइंग पास्ड थ्रू जीन्स, बट उनकी मूड्स एंड पर्सनालिटीज भी, उनकी हरकतें भी. अगर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को किसी उनके घर पे फॉर एग्जाम्पल डकैती हुई थी, तो वो फियर मेरे अंदर वो कहां से आ गया? ये कैसे पता चल रहा है मुझे? या अगर मेरे या किसी के परिवार की फीमेल्स को बहुत ट्रॉमेटाइज करा गया है, तो भी आने वाली नई बहू भी उस फैमिली में एकदम से इतनी कॉन्फिडेंट एम्पावर्ड बहू उस फैमिली में आके एकदम से फिर से विक्टिम मूड में कैसे एकदम से आ जाती है? तो स्ट्रांग थी, सब कहते थे तो बड़ी शक्तिशाली है. क्या रहा है ये? हाउ डू वी नो? Everything in the world, everything in this universe exists as memory. And who remembers that memory? So as a regression therapist, we say, that the what do we say? That the memory is stored in our cells. That the memory, that the memory exists. And yes, our cells know. बट अगर हम वैसे तो स्पिरिचुअल वे में अगर हम बात करें तो हम सब एक ही तो हैं. बट चलो आज हम थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके समझते हैं इसको. जस्ट अ सेकंड. या अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके समझें कि फिर ये सारी नॉलेज एक्सेस भी कैसे हो जाती है जब हम उसको हीलिंग उपचार प्रदान करने लगते हैं, तो कैसे सब कुछ मिल जाता है? वी से दैट द यूनिवर्स इज अ फील्ड. दिस होल यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, अब अलग अलग टर्म्स है हर चीज के लिए. हम लोगों ने उसको नाम दे दिया नोइंग फील्ड. एक ऐसी चेतना, एक ऐसा पथ विच नोज, जो जानता है. अभी इसको आप आकाशिक रिकॉर्ड कह सकते हो. आप इसको कह सकते हो ना कि ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं. अब कई लोग इसको कहते हैं द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्ड्स एवरीथिंग. तो आप इसको एक बुक कह सकते हो जी, एक बुक है. अब ये बुक कोई फिजिकल बुक थोड़ी है कि हम पेज नंबर 197 खोलेंगे. It's a metaphorical way of saying it. Somebody says, it's the consciousness. आजकल हम कहते हैं ना कि what is wrong with the air? So there is something in the air. So ये अलग अलग तरीके हैं समझने को. उसको हमने एक बहुत ब्यूटीफुल सा वर्ड, मतलब नॉट मी, बट हमने एज इन द पीपल हु हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिस्टेमिक वर्क,
They named it as knowing field. So knowing field knows everything. अब कोई मर गया है या कोई सीक्रेट है, वो सीक्रेट चाहे मेरे को मेरी फैमिली ने बताया हुआ या नहीं, बट वो नोइंग फील्ड में कुछ नहीं छुपा है. नोइंग फील्ड इज दैट व्हिच नोज. क्या पता जिन्होंने वो जो क्राइम करा है उनको पता भी नहीं था उन्होंने किस इंटेंशन से करा है, बट नोइंग फील्ड इवन नोज द इंटेंशन एंड द फीलिंग बिहाइंड इट. You know that the whole energy is then moving and shifting things. कि अच्छा इसके साथ ऐसा हुआ था, फलाने को इसका रोल नहीं दिया गया था, इस बंदे को फैमिली से धक्के मार के निकाल दिया गया था, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, इसको पसंद नहीं करा गया था, इसको सप्रेस कर दिया गया था, इसका कत्ल हो गया था, इसकी अबॉर्शन हो गई थी, वो उस बच्चे का मिसकैरेज हो गया था, या पेट में ट्विंस थे, एक ने जन्म लिया एक ने नहीं लिया, या किसी के घर में डकैती हो गई थी तो पूरी फैमिली में वो उस वक्त डर और ट्रॉमा क्रिएट हो गया था. कुछ भी हुआ था, the larger field, the knowing field is the energy, is the push to push this larger soul move towards again finding equilibrium and bringing resolution in the field. So the whole art of either doing family constellations or doing any kind of work to support this is to bring in movement. जब हम really when any time अभी ऐसे समझिए कि जब whenever we are born we take a picture, जैसे हम उसको बोलते हैं ना, एक कॉन्स्टेलेशन बन जाती है, जैसे कि तारों की ऐसी पिक्चर है, हम उस पिक्चर को लेके ही जी रहे होते हैं एनर्जेटिकली. Whenever we consciously do something or some grace happens, things release. Whenever a release happens, movement happens. Movement is very important. क्यों? क्योंकि ऐसे समझिए कि अगर किसी चीज की शेप या किसी चीज की आकार संतुलित नहीं है तो वो टेढ़ा मेढ़ा टूटा भटका हुआ होगा ना. जब भी उस चीज की गंदगी, जब भी उस चीज के पथ से वो मैल निकाल दी जाती है, फ्लो होना शुरू हो जाता है. नाली में जब कचरा फंस जाता है तो पानी कभी इधर बहने लग जाता है, कभी ऊपर से चला जाता है, कभी वहीं खड़ा हो जाता है तो सीलन आने लग जाती है, कभी कुछ और हो जाता है. यही उस कचरे को या ब्लॉकेज को उठा के निकाल दिया जाता है तो क्या होता है? द फ्लो ऑफ द एनर्जी रिट्रेसेस द सेम पाथ दैट वाज एक्चुअली मेंट फॉर इट. उसी नाली में या उसी रिवर में वही पानी अब नॉर्मल पाथ में बहने लग जाता है, which was actually meant for it. So this is the art of any time whenever you feel that what do we do to resolve, is that जहां पर भी कुछ entanglement आई है, we will have to bring in some order there, we will have to bring in some energetic alignment there, and we will have to acknowledge the facts. That is why these three words matter a lot. That energy work happens in a session, order has to be maintained and the facts have to be acknowledged. अभी आप कहोगे कि नहीं हमने तो अपने डिफेंस में उसको मारा था, या फॉर एग्जांपल कि अगर किसी की डकैती हुई थी तो अगर हम चोर से पूछो, कहेगा नहीं जी मेरे को तो पैसे की जरूरत थी. कहेंगे कि जी उसने तो लूट लिया, चाहे आपके घर में खूब सारे पैसे थे, वो भी एक परसेप्शन थी. फैक्ट क्या था? चोरी हुई, बस बात खत्म. या अबॉर्शन करा गया है, बस बात खत्म. क्यों करा, किसने करा, वो सब मन को बहलाने वाली बातें. कि नहीं जी हमारे तो जी फीमेल्स घर पे ही रहती थी, इसलिए मेल्स थे ही ऐसे, इसलिए डोमिनेट, इसलिए और किस लिए नहीं चाहिए हमारे. हुई है डोमिनेट, बात खत्म. दैट इज द फैक्ट. एंड जब उसको ठीक करा जाएगा, जब अभी हम आज ऑर्डर्स ऑफ लव समझेंगे, व्हेन वी अलाइन दोज ऑर्डर्स, वी आर एबल टू ब्रिंग इन रेजोल्यूशन. ओके. So I hope, so this is a very beautiful picture a friend of mine drew. So and I loved this, that that this is how actually the lineage works. कि हम वही एक कलेक्टिव सोल समझे तो वही एक पेड़ है और उसी में कितने सारे पेड़ हैं. So देखने का तरीका है, समझने का तरीका. I loved this picture that you do. That is why I've added it for your clarity, ताकि आप सभी को कॉन्सेप्ट और थोड़े तरीके से क्लियर हो सके. ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं. ओके. So अब ये समझते हैं that from a systemic perspective, क्योंकि मैं I do not like putting any method, any theory, any concept as the pedestal कि बस यही सच है. All of us, as therapists, we are also working, we are also realizing, and everybody has their own opinion, everybody has their own method. This is what the systemic perspective holds, and that is what I'm sharing. How does the soul move in a family as per a systemic perspective? So we believe, that there are three types of conscience. So conscience क्या होता है?
दैट इनर नोइंगनेस जो है, इट इज एन, यू नो, इट्स बियॉन्ड योर इंसाइट। जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ, ये इंसाइट्स है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका कुछ कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। आप अपनी इंसाइट्स के थ्रू कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस में फर्क है। So, कॉन्शियस क्या है? इनर नोइंगनेस, दैट इनर इमेज, दैट इनर सेंस दैट नोज। एक तरीके से कि आप कोई काम भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप दिल के तो बड़े अच्छे हैं, बट कोई कुछ गलत भी कर रहा है ना, आपकी बहुत नेगेटिव या वल्गर जजमेंट आती है। सबके मन में आता है ना, जजमेंट क्यों आई? नो नो, आई डोंट हैव टू थिंक इट दिस वे, बट वो आई। That is how that is how the current conscience is operating from you. That is how, that is the inner knowing, that's the inner sense that is finding an expression in your life, in your system. वो बताता है हमारी कॉन्शियंस क्या है, हमारी, एक तरीके से ऐसे भी समझिए, हमारी सोच और हमारी प्रवृत्ति क्या है। That can be classified into three ways, into three types. The first is your personal conscience, कि जो आप क्या सोचते हैं। मोस्टली हीलिंग वर्क इज डन एट द पर्सनल लेवल, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी पास्ट लाइफ में क्या था, तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ व्हाट इन यू इज अट्रैक्टिंग दिस, व्हाट इन मी हैज अट्रैक्टेड, यू हैव टू वर्क डीपली अपॉन दिस। बिल्कुल, पर्सनल इज द फर्स्ट स्टेप, बट देयर आल्सो एग्जिस्ट्स a larger conscience which exists in a family, जो एक परिवार में एग्जिस्ट करती है। So what is that? What does that mean? That means this is where we do the family work. This is where family therapy happens. This is where, ancestral or lineage work happens. So वहां पर हम समझते हैं कि, कि there is a family conscience. And the family conscience knows, हमारी जो family conscience की energy है, that is where all the ancestral energy is, that is where the ancestral trauma lies. क्योंकि आपको भी कभी सोचना चाहिए ना कि ठीक है, ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अभी अलग अलग केस होते हैं, कई बार क्या होता है, कई पैटर्न्स, अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों की लाइफ में जाते हैं। पर कई बार आप में भी ऐसा सवाल आता होगा ना कि हाँ ठीक है, हमारी एंसेस्ट्री में ऐसा हुआ था, बट हम तो 3 भाई बहन हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो, उनके साथ तो ऐसा नहीं होगा। सो सो वी व्हेन वी, आज हम शायद से उसके बारे तो ना बात कर सके, बिकॉज देन इट इज अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्क, बट these patterns also take a priority. There's a, they just happen to choose different patterns, take different positions in different people's lives. So वो कैसे होता है, वहां हमारी पर्सनल कॉन्शियस मैटर करती है। So there's an interconnection between personal and family conscience. But वो फिर पास ऑन कैसे हो रहे हैं? Because family conscience, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिस्टम, कि हमारे परिवार में तो होता ही ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड फादर इन हिज चाइल्डहुड वाज टॉट कि चुप रहना चाहिए। मैं assumptions दे रहा हूँ, चुप ही रहना चाहिए, शांत होकर बैठ जाओ, खबरदार तुमने कुछ बोला, अगर तुम बोलोगे तो लड़ाई हो जाएगी, अगर तुमने बोला तो परिवार खत्म हो जाएगा, अगर तुमने बोला तो ऐसे ऐसे, मतलब सोचो उनके साथ हुआ। अब वही चीज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं या मेरी आने वाली जनरेशन भी अब चुप रहती है, बोलने का बहुत मन करता है बट घबराई रहती है, डरी रहती है, और उनसे अगर आप थेरेपी में पूछो कि इफ यू विल स्पीक व्हाट विल हैपन, दे विल से कॉन्फ्लिक्ट्स माइट हैपन, जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे पूछते हैं जब हमारे पास ऐसे लोग क्लाइंट्स आते हैं कि क्या ऐसा आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जब आपने बोला हो और जिंदगी तबाह हो गई, बिकॉज दे यूज द वर्ड तबाह। दे सेड नो, नॉट रियली। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि हमने बोला था तो सामने वाला बुरा मान गया। तो देन आई आस्क अगेन कि ठीक है, बुरा मान गया था पर तबाह हो गई थी। नो। तो फिर ये कहाँ से आ गया, ये क्या बिलीफ सिस्टम आ गया कि मैं अगर कुछ बोल दूंगा या मैंने आवाज ऊंची कर दी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये कॉन्शियस, ये फैमिली कॉन्शियस से आ रहा है, ये किसी और का है। तो तब वहां हम पूछते हैं हु डज इट बिलोंग टू, बिकॉज इट इज नॉट माइंड टू कैरी। ये मेरे साथ नहीं हुआ है। हाँ, मेरे साथ हुआ है तो मैं पर्सनल कॉन्शियस पे फिर से आऊंगा ना कि मेरे बचपन में ऐसा हुआ था। हाँ, तो वो टॉपिक अलग है कि हाँ मेरे पास है, प्रूफ है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। बट काफी बारी, जैसे एक बारी मैं आपको बताता हूँ कि एक बारी कोई क्लाइंट आए,
वो हमेशा बोलते थे कि मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि बस अब मैं चलता ही जाऊंगा, चलता ही जाऊंगा, चलता ही जाऊंगा और फिर मैं मर जाऊंगा। I said, okay, that is interesting, but where is this coming from? तो इस से मुझे नहीं पता। और मैंने कहा एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो इसे कि हाँ मतलब वो तो सभी के होते हैं ना। पर मैं जैसे भी बैठता हूँ, चाहे फैमिली है चाहे मैं अकेला हूँ, मुझे ऐसा लगता है बस अब मैं चलता ही जाऊंगा, चलता ही जाऊंगा, चलता ही जाऊंगा और कोई मेरे को कॉल नहीं करेगा, कोई मुझे फोन नहीं करेगा, कोई मेरा ध्यान नहीं रखेगा और मैं मर जाऊंगा। आप वर्ड सुन रहे हैं कि कोई मुझे कॉल नहीं करेगा, कोई मेरे बारे पता नहीं करेगा, कोई मेरे मतलब कि द वर्ड स्टेड विद हिम एंड मैं मर जाऊंगा। ये वो बार-बार मुझे बोलते थे। एंड देन because he did not know, that things travel. There's this inner knowingness that also travels energetically. His father died that way. So his father was very lonely one day. He went out on a car drive. And हम बहुत पुरानी जनरेशन की भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो मतलब फॉर एग्जाम्पल he's a 40+ man, so his father would be 55, 60, 65. So एक दिन उनके साथ ऐसा हुआ and then he died. And then he never, of course he died, so he never returned physically. So हुआ क्या कि वो अपनी ऐसी स्टेट में थे जहां उनको लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, मेरे बारे कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो चलते ही गए और वो कह रहे कि शहर की दूर किसी गांव की तरफ जाके गाड़ी गिर गई। एंड अब वो बेटे में वो एनर्जी आ गई। कैसे आ गई? बिकॉज दिस इज वेयर द कलेक्टिव एनर्जी वर्क्स। Okay. And then there is a third. I'm going slow. I'm trying to explain this because, once these concepts are clear, now believe me, just the awareness of these things is very healing in nature. Just the awareness. अभी तो हमने कोई process नहीं करा। At least it has been deeply healing for me. I can't speak for you. Okay. अब आती है ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस। सो अभी अगर आप लोगों ने सुना है कभी कि कभी आप किसी गुरु के आश्रम में गए, या आप लोग जो मुझे सुन रहे हो, ये आप ही लोग क्यों सुन रहे हो? या जैसे अगर हम किसी वर्कशॉप में जाते हैं, सो वही ग्रुप क्यों आता है? कोई और भी तो आ सकता था। 25 लोगों ने एनरोल करा, 20 लोग आए, ये 20 ही क्यों आए? वो 5 क्यों नहीं आए? और वो 5 जब नेक्स्ट बैच में आते हैं, वो नेक्स्ट बैच को ज्यादा एंजॉय करते हैं, और वो जो पहले वाले 20 होते हैं उन्होंने अपना बैच ज्यादा एंजॉय करा होता है। ये ग्रुप फॉर्मेशन का क्या रोल है? सो ट्रांसेंडेंटल इज अ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस which is at a larger level, where soul groups come together. हम कहते हैं ना कि जी हम 1000 लोगों ने मिलके ये मिशन करा, या जैसे कि हम 1000 लोगों ने मिलके इतने लोगों को खाना खिलाया। अभी खाना तो पता नहीं 10 लाख कंपनियां खिला रही होंगी अलग अलग अंडर प्रिविलेज लोगों को, बट आइदर दे कुड हैव गॉटन टुगेदर, बट ये अपना अपना कर रहे हैं ना। So something that is a larger collective mission, something that happens, कि हम एक टाइप के लोग, जैसे अभी कितने सारे लोग होंगे जिनको लेक्चर समझ ही नहीं आ रहा होगा, कह रहे होंगे पता नहीं क्या बोली जा रहा है ये। और वहीं पे एक और बंदा होगा, दिल भी लाइक, ओ गॉड आंखें खोल दीजिए आपने। सेम लेक्चर, दो अलग अलग ओपिनियंस। कहां से आ रहे हैं? बिकॉज दैट इज अ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस, दोज हु रेजोनेट विद दिस सोल ग्रुप, जिसको हम सोल पूल बोलते हैं। सो वो पूल, वेयर यू आर एबल टू रेजोनेट विद दीज फ्रीक्वेंसीज। और वही जो बंदा हमारे सोल पूल में अभी नहीं बिलोंग करते, दिल भी लाइक पता नहीं क्या बोली जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, अरे ऐसे ही बोली जा रही है कुछ भी। That is where the transcendental consciousness happens. So as a therapist, that the main areas that we can only work upon is personal at the most। अगर आपको अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अगर आपको पूरी अपनी you wish to enhance your soul, the maximum responsibility that you can take is your personal conscience, and then you go a step beyond, and then you can work to a great level. I won't say complete because there are so many things, right? But to a great level at your family conscience level. But transcendental conscience is one space, it's one area where there's, collective things happen, like coronavirus. So the coronavirus is for everybody, right? Or so COVID-19 is not कि वो बत्रा खानदान के लिए, वो शर्मा फैमिली के लिए है, it is for everybody. Things like these, or certain things like earthquake. So अभी आप कहो जी earthquake को मैं नहीं ठीक कर पाया या ऐसे नहीं हुआ, because earthquake is something that belongs to the transcendental consciousness at a larger level. So we may not be able to influence always things at that large level when we are working upon our healing. We can just contribute. We can just contribute
by healing our own selves and by also supporting the healing of our family conscience, transcendental happens. It's just a fruit. It happens on its own. Okay? So from here, we'll go ahead and so अगर आप लोग को यहाँ तक समझ आ रहा है, if you are watching live, feel free to comment and ask your questions. चलिए, आज एक बहुत अब एक बढ़िया सा टॉपिक को समझते हैं कि then who defines क्या ऑर्डर है भाई, who defines क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, who defines कि इस चीज से ठीक हो जाता है. So Bert Hellinger gives this very beautiful concept of orders of love, and my personal contribution to orders of love is कि there is no specific number of. How did he become aware of these orders of love? He also did a lot of research, and he realized after doing lots of constellations, that what are these things जो हर constellation में आती हैं, हर में ही आ जाती हैं या maximum में आती हैं, वो ये orders हैं. इन orders की re-establishment से चीजें ठीक हो रही. And then there are some orders which have to be there, and then there are some that can just be extensions or branches of these orders. So that is very subjective, and that is the skill of a good therapist. But I am presenting एक तरीके से मैं ये नहीं बोलूंगा these are all or this is an exclusive list, नहीं. So कई लोग कहते हैं there are 3 orders of love, कई schools मानते हैं there are 6 orders of love. मैंने जानबूझ के ना 3 रखे हैं ना 6 रखे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को larger तरीके से समझाना चाहता हूँ कि what are these basic orders, what are the things that should be there, what are the things that if not there leads to entanglement. The first and a very important order of love is, I hope I am just checking my setting. So the first order is of rightful positions. क्या मतलब हुआ इसका? जिसका जो स्थान है, वो स्थान उसे जरूर मिलना चाहिए. So everyone has a right place, and everyone is included, and any exclusion finds its place back. ये क्या लिख दिया मैंने? ये क्या बोल दिया मैंने? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. आप में से कई लोगों ने सुना होगा भगवान का घर में स्थान होना चाहिए, या आप लोगों ने कई में सुना होगा कि गुरु का स्थान जरूर रखा करो. उसको छोड़िए. आपने ऐसा तो है नहीं कि आप अपने कमरे में खाना बना लेते हैं. ठीक है, हाँ, हो सकता है कि अगर आप एक कमरे में भी रहते हैं तो आपने अपने कमरे में एक एरिया, एक कॉर्नर तो डेजिग्नेट करा होगा खाना पकाने के लिए. यू क्रिएट अ राइटफुल पोजिशन. इधर हम सोएंगे, इधर हम खाना बनाएंगे, इधर हम वॉशरूम जाएंगे, इधर हम ये करेंगे. We give a rightful position to certain activities. तो जब उस सिस्टम में हम rightful position दे सकते हैं, हम तो फैमिली की बात कर रहे हैं. यहाँ तो संबंध आ गए, रिलेशनशिप्स बिगेस्ट टॉपिक. सारी हीलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट टॉपिक ही रिलेशनशिप्स है. यहाँ पर हमारे को पोजीशन देना बहुत. तो क्या मतलब है भाई? Whether your father was good or not, he deserves the rightful position of being a father. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके सब कुछ अभी रिजॉल्व भी करते रहो. Whether your mother was a great mother or whether she was an absent mother, या वो probably a perpetratorship role में थी, जैसा भी था, वो माँ थी. She deserves the position of being a mother. कोई चाचा था, वो चाचा चोर बन गया, घर से निकाल दिया गया, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया. हमने कहा हम तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे. क्या बोलते हैं उसको? द्रोही. तो जैसे हम कहते हैं ना देशद्रोही, तो उसी तरीके से परिवार द्रोही कोई हो गया, कितना बड़ा कलंक डाल दिया. But they still belong to the family. And if we exclude them, if we cut them off, they will, even if they die, their role, their energy will find its place back, either in the coming generations or by bringing in certain issues that will force you to either resolve or acknowledge it, to again bring in the balance. हमने starting में आज बात करा था ना कि in the end, the larger soul is just trying to bring in equilibrium, balance in the field. So वो कुछ आपको push करेगी, nudge करेगी कि excluded को उसकी position वापस मिल जाए. जो अपनी position से चला गया है, उसको अपना स्थान वापस मिल जाए.
everyone. So whether you had abortions, so हम ये नहीं बोल रहे कि आप aborted बच्चे को ऐसे बोलोगे कि please forgive me, हम वो सब नहीं बोल रहे हैं. That वो aborted, that's your personal choice. You went through a miscarriage, that's the fate of the child which was coming. But it belongs. It has a right place, it has a place, it has a position. We can't reject it. We can't, what do we say? Say that it doesn't belong. We can't, exclude it. Any exclusion find its place back. And ये जो शब्द है, ये शायद आज आपको कम समझ आए, but when you, as from a therapist perspective, because हम तो रोज या दिन छोड़ के जब ये consultation करते हैं, तो तब हमें समझ आता है कि exclusion, अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है जी, वो फैमिली में बिलोंग करते हैं. ये चीज नहीं है. ये exclusion एक बहुत बड़ी entanglement है. हम जब 1 फरवरी को मिलेंगे, तो तब मैं entanglements को डीपली समझाऊंगा. तो आप समझेंगे exclusion एक बहुत बड़ी बात होती है. चलिए नेक्स्ट ऑर्डर पे चलते. Everyone belongs to the family. They are a part of it irrespective of what they did. तो जो मैंने अभी फर्स्ट ऑर्डर में बताया कि चाहे आपकी, फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा तो है नहीं कि आप, इवन इफ सम ऑफ यू माइट फाइंड इट आइदर ऑफेंसिव और ओवरवेलमिंग, बट जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी तो किसी के परिवार के ही होते हैं ना. सो फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार में कोई मर्डरर है, या somebody committed a crime, या something very hideous, बहुत ही मैली चीज कर दी. तो अब हमने क्या कह दिया, ये तो हमारे परिवार का ही नहीं है, ये है ही नहीं. पता नहीं कहाँ से कू सोल, बैड सोल, और तुच्छ आत्मा हमारे परिवार में आ गई. तो हमने अगेन उसको क्या कर दिया, परे कर दिया. हमने कह दिया ये परिवार में ही नहीं, हमने उसको दैट यू डू नॉट बिलोंग कर दिया. ये तो मैंने बहुत इंटेंस बात कर दिया. छोटी बात ले लो, फॉर एग्जाम्पल, आप सब बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाता है, ये तुम्हारे परिवार का ही नहीं है जी. पता नहीं कैसा सा आगे, कहाँ से आ गया. इसको भी छोड़ दो. रंगों की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मदर और फादर आर रिलेटिवली फेयर, दे हैव अ फेयर स्किन. बच्चे की थोड़ी सी डार्क होगी, पता नहीं किसका है, पता नहीं, ये हमारे परिवार का नहीं. हमारे परिवार में तो किसी का होता ही नहीं ऐसा रंग जी. कुछ और भी ले लो. फॉर एग्जाम्पल, हमारे परिवार में तो सब डॉक्टर बनते हैं, पता नहीं इसको क्या फैशन डिजाइनिंग का शौक चढ़ गया. ये तो है ही नहीं जी हमारा. या आपने डायरेक्ट नहीं भी बोला, so you're just signifying that this entity or this aspect of this person doesn't belong to the family. And that is where another, when that order is not in role, a lot of issues come up. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं ना मेरे पास करने को, पर मुझे समय को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट, व्हाट बाइंड्स अ फैमिली, लव एंड लॉयल्टी, बहुत डीपली समझेंगे तो वहां पर एडिक्शंस आ जाती है, वहां पर केसेस, इश्यूज बढ़ जाते हैं. जैसे आज मैं आपको एक जस्ट इंट्रोडक्शन नेक्स्ट टॉपिक की देते हुए जा रहा हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि हमारे परिवार में तो जी सब दारू पीते हैं, और वो बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं पीऊंगा, और बड़े होके वो अल्कोहलिक एडिक्ट भी बन जाता है कभी कभार. तो ये एडिक्शन कहाँ से आ गई? यहाँ कहते हैं ना हमारे तो परिवार में डायबिटीज चलती है जी. तो डायबिटीज परिवार में कैसे चलने लग गई? तो इन सारी चीजों को जानेंगे कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ लव, व्हाट इज द आइडिया ऑफ लॉयल्टी, व्हाट इज द आइडिया ऑफ conscious love, enlightened love, and blind love, unconscious love. ठीक है. नेक्स्ट ऑर्डर इज men and women are complementary and equal. तो यहाँ पर ये है कि चाहे आपके घर में men कमाते हैं, women कमाते हैं, doesn't matter. चाहे आपके घर में whatever the system may be, both men and women are complementary to each other and are equal in roles. जहां पर भी यहाँ पर imbalance create होता है, वहां भी issues generate हो जाते हैं. And the next order is everyone has the right to their own fate. बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लॉयल्टी के चक्कर में, हम अपनी हिडन लॉयल्टी के चक्कर में, इन वर्ड्स को हम समझेंगे डिटेल में अगली बारी, हम कहते हैं कि हम अपनी मदर का या हम अपने फादर का फेट रिपीट करने लग जाते हैं. आपने सुना होगा कि मेरी माँ की ऐसी जिंदगी थी,
पता नहीं, अब तो मेरे साथ भी ऐसे होने लग गया। या 40 की एज में मेरे फादर को बिजनेस लॉस हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, मैं भी अब 40 का एज का होने वाला हूँ, वही सेम लॉसेस यहाँ भी आ गए हैं। यहाँ मेरे दादाजी की डेथ ऐसे हुई थी, फिर उसके बाद मेरी दादी की भी वैसी हो गई, फिर पापा की भी वैसी हो गई। अब मुझे डर लगता है कि आगे तो नहीं ऐसा कुछ होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स that we have to bring in through a lot of therapeutic work, we bring in the awareness that we have to break these patterns by honoring the fate. बहुत बारी ऐसा होता है कि अगर आप यंग थे और आपके फादर की या मदर की डेथ हो गई, तो आप कुछ पैटर्न या आप कॉन्सिक्वेंसेस अपनी लाइफ में उसके थ्रू जनरेट कर रहे हैं, पर आप ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्यों हुई मौत, और ये आप अभी वीडियो सुनते हुए सोचेंगे नहीं अब तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, बट आपके अंदर का वो जो इनर चाइल्ड है ना, आपके अंदर की वो जो सॉफ्ट वल्नरेबल एनर्जी है, वो आज तक स्वीकार नहीं कर पाती है कि हमारे पिता की मैं 10 साल का था, मैं 9 साल का था, मैं 12 साल का था, मेरे फादर की डेथ हो गई या मेरे मदर की डेथ हो गई। So we have to bring in the order there that was his fate and it belongs to him, and everybody comes with their own fate. Neither do we have to copy them, neither do we have to take it, and neither do we have to reject it. The only thing that we can do is we have to honor it. And then there are many many beautiful important orders जिनको मैंने इस तरीके से लिखा है कि orders of position, कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया, किसकी क्या पोजीशन है, किसके क्या रोल है, seniority, that parents are big and children are small. यहाँ पे मैं ईगो गेम नहीं प्ले करना चाह रहा हूँ कि नहीं, कि कि अब पेरेंट्स तो बूढ़े हो गए हैं, उनको थोड़ी आती है जिंदगी चलानी। या मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स आर बिग एंड चिल्ड्रन आर स्मॉल, तो अच्छा जी आपके माँ बाप बूढ़े हो गए, उज्जवल ने तो कहा था कि पेरेंट्स आर बिग तो उनको अपने आप जीने दो, और हम तो स्मॉल है ना, वो उनको वही हमारे को हमेशा खिलाएंगे, वही हमारा ख्याल रखेंगे। यहाँ मैं ईगो वाली बात, ईगो बेस्ड बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं रोल्स एंड पोजिशंस की बात कर रहा हूँ, कि जहां हम कहते हैं कि मेरे माँ बाप तो बेकार हैं, उनको तो कभी जिंदगी में कुछ आता ही नहीं था, उन्होंने करा क्या है, मैंने ही तो उनकी रोजी रोटी चलाई है, मैंने ही तो उनको पाला है। वहां पे वेयर यू टेक द रोल ऑफ बीइंग द बिगर पर्सन, वेयर द इशू हैपेंस, और वेयर द चिल्ड्रन, where the parents consciously, because they have their inner child wounds, are always so childish that children the young children have to take big responsibilities of home, where the parents are not emotionally equipped or stable, कि वहां बच्चों को उनके बच्चों के कंधों पर रख के गोली चलाई जाती है। गोली चलाई जाना मेटाफर है, कहीं आप लोग सच्ची में समझ जाए। So where the children have to take the bigger responsibilities, वहां भी केस उल्टा हो, इसको पेरेंटिफिकेशन बोला जाता है। तो वहां पर भी, एंड देन एज, तो एज माने जो बड़ा भाई है वो बड़ा भाई ही रहेगा, छोटा भाई छोटा ही रहेगा। सक्सेस डजंट मैटर, प्यार किसको करा जाता है डजंट मैटर। जो अबॉर्शन बड़े भाई से पहले हुई थी वो बड़े भाई से भी बड़ी है, वो बाद में नहीं है। वो अबॉर्शन एज वाइज, हियर हायरार्की हियर इज सेट इन टाइम, समय के हिसाब से कौन आया है। अभी कई परिवार में होता है कि छोटा बेटा था और बाकी उससे पहले 2 लड़कियां थी, बट लड़कियों को छोटा माना जाता है। होते हैं ना कई ऐसे परिवार, और बेटा जी ये बेटा बड़ा है। अब फैमिली जो मर्जी चलाए, हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि फैमिली को लीड कौन करेगा, नहीं, बट हम पोजीशन की बात कर, बड़ी बेटी पहले आई थी, एज पर द सिस्टेमिक प्रिंसिपल उसका ऑर्डर उसका रोल फर्स्ट है, फिर दूसरी बेटी का है। अब आपका बड़ा बेटा चाहे सबको, अब यहाँ पे आ जाते हैं ना हमारे बूढ़े अंकल आंटी की, नहीं जी शगन तो हमारा बेटा दे रहा है, ख्याल तो वो रखता है, पार्टी तो वो कराता है, शादी तो उन्होंने बेटे ने कराई। अरे वो उसके रोल्स थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट उसकी पोजीशन यंगर चाइल्ड की, एज ए यंगर सिबलिंग की रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So here's a very beautiful, quote by one of my favorite authors in this field, Mark Wooling. I'll read it for you. That pain does not always dissolve on its own or diminish with time. It gets passed on. Even if the person who suffered the original trauma has died,
even if his or her story lies submerged in years of silence, fragments of life, experience, memory and body sensations can live on. क्या कहना चाह रहे हैं वो कि अगर किसी की मौत हुई थी या वो मर चुके हैं, उनके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ था, उनके साथ वो कहानी हमेशा खत्म नहीं हो जाती है, वो कहानी कंटिन्यू भी कर जाती है। और वो वही आपकी बॉडी सेंसेशंस या आपकी अजीब-अजीब डर जो आपको समझ नहीं आते हैं, या आपके अनएक्सप्लेन्ड लाइफ के एक्सपीरियंसेस में, या आपकी अननेसेसरी लाइफ पैटर्न्स में, वो चीज इट कंटिन्यूज टू लिव ऑन unless we move from the space of unconscious love to conscious love in our lineage. Mark Bullen लिखते हैं, as if reaching out from the past to find resolution in the minds and bodies of those living in the present. कि वो आपके जीवन में आ रहे हैं to find resolution. So अभी आप लोगों के पास ये opportunities हैं, पहले कहाँ ये सब इतनी बातें करी जाती थी. So it is coming. Why in your life only? Why through you only? Why are you becoming aware of it? Because now it's trying once again. The larger spirit is trying once again to bring resolution through those who are living in the present. How wonderful and how deep this quote is, especially from a therapist point of view. Yeah. So yeah. And one more thing, I read this in 2017. The next slide, please. I'm sharing these, to make it clearer and clearer. क्योंकि जब आपको ये बातें समझ आ जाएंगी, आपको इम्पोर्टेंस समझ आ जाएगी कि मैं क्यों इतना इन चीजों को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ. So Nitya Shanti writes, as our practice ripens, it becomes clearer that every experience, every situation, every person, feeling, interaction here is to free us in some way, no more and no less. कि सारी चीजें हो इसीलिए रही हैं ताकि हम उनसे फ्री हो सके, ताकि हम उनसे मुक्ति पा सके. तो सब यहाँ हमारी इग्नोरेंस एंड अवेयरनेस पे आता है कि हम इग्नोरेंस में उसको पुश अवे करी जा रहे हैं, रिपीट करी जा रहे हैं, या अवेयरनेस के थ्रू हम उसको रिजॉल्व करके मूव ऑन कर पाए. So with this understanding, everything is welcomed, even in the family constellation or any shamanic ancestral work or any kind of work, regression or therapy that we do. We welcome every experience. We never say this experience is wrong. We move beyond it, but we welcome it because everything is seen as a gift. So your pain is also a gift. And I'm sorry to say that, क्योंकि आप में से जो लोग सुन रहे होंगे ना, if you're going through some situation which is not very beautiful, आप सोच रहे होंगे यार तुम्हारे लिए बोलना बड़ा आसान है कि ये सिचुएशन गिफ्ट है या ये पेन बड़ा गिफ्ट है. हमसे पूछो, ऐसा तो है नहीं कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ या हमारे पेन्स नहीं है. So I know we all have our own pains and stories and situations, but from a larger view, it is coming up as a gift. Each such gift creates its own precise clearing and shift, like pegs knocking each other into place to unlock a timeless space. And my favorite line, ये पूरा इतना beautiful line मुझे लगती है, life keeps meeting itself to return what was borrowed. हम borrow को भी एक entanglement समझते हैं, कहते हैं ना कि हमने किसका क्या देना है. What was buried, जो secrets छुपा के रखे हैं family में, incest के, molestation के, sexual abuse के, physical abuse के, चोरी के, कितने heavy fates, घर निकाले के, और disowned. इन भी चीजों को disown के बारे में आज हमने काफी बात कर ली है, और disowned. It keeps us showing it again and again. And in this process of graciously receiving, life is whole and complete again. वही चीज जहां से मैंने शुरू करी थी आज की बात, वहीं पर आकर हम इसको खत्म करते हैं. So how wonderful is that? Yeah. So, so this is where I would like to complete and take you all into a very beautiful, short meditative journey to help you realize the ancestral support, acknowledging that there exists a lineage. And today, I will nudge you into that process to open your heart to receiving love and support. Okay? So before that, if you guys have any questions, or Rituji, if there are any questions, I am willing to answer them. Otherwise, I'll take them into the meditative process. Yeah, such a beautiful session. It was really eye-opening. इतने दिनों से हम सोल के आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ को लेके और वहाँ की दुनिया के बारे में समझ रहे थे. But this family constellation is really, really, very vital
for all of us to know, and ये collectively कितना तरीके से काम करता है। ये मेरी एक इच्छा थी कि मैं इसका कोर्स करूं, लेकिन ठीक है, आज आपके द्वारा भी मुझे ये जानकारी और विस्तार रूप से मिली। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो अभी हम और बातें करेंगे। अभी मैं 1 फरवरी को फिर से आ रहा हूँ एंड तब हम डीपर जाएंगे अबाउट एंटेंगलमेंट्स एंड एवरीथिंग। या और ये चीजें ना होती है, मतलब हमारी भी फैमिली में कोई जैसे मेरा बेटा ही है, वो इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, पर मेरे नानी घर, दादी घर और मेरे इन लॉज के साइड में कोई भी प्लेयर, ही इज द ओनली। ये कहाँ से आया उसको, आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन, एंड मतलब नेशनल से इंटरनेशनल तक वो चला गया। तो कभी कभी कहाँ से आ गया ये, हाउ ही स्टार्टेड प्लेइंग। Sometimes it's lifetimes of gifts, you know. It's lifetimes of gifts as well showing up. That is why आज मैंने वो कॉन्शियंस का टॉपिक बताया कि अब ये नहीं है कि हर चीज ही फैमिली कॉन्शियंस है. You know, it can be a personal soul journey. But then why did he choose your family only? There was some requirement for that gift to show up in your family. So your family conscience invited him. And then his soul is also, you know, expressing his. तो तभी ये इंटर रिलेटेड है, कोई भी बाउंड्री या लाइन नहीं है इन दोनों चीजों के बीच में. ये इंटर रिलेटेड है, पर्सनल एंड फैमिली थिंग्स, वेरी वेरी इंटरकनेक्टेड. बहुत सारे हायरार्की टाइप से, मतलब बहुत पिछले जनरेशन में। तो अगर हम अपने पास दोनों मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों की फैमिली में अगर हम देखें, तो स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं है, कोई भी स्पोर्ट्स में। अच्छा. तो ये यस, यू वेंट एट द अर्ली एज, तो ऐसा लगा कि डेस्टिनी ऑलरेडी डिजाइंड होती है सबकी, तो शायद बोर्डिंग गया और वहां उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट एंड सो एंड ऑन एंड ऑन। तो ये कैसे होता है, लाइक यू नो, इस पे कुछ आप बता सकते हैं कि हाउ इट इज, क्योंकि जहां तक हमने देखा है लास्ट 3-4 जनरेशन से, तो देयर इज नो वन. Yeah. So what happens is that, you know, one, that these are gifts, you know, and मैंने अगली कॉन्स्टिट्यूशन में यही बात करनी थी, मैं आज भी इसको रिपीट करता हूँ कि when we talk about trauma being passed in generations, so हम ये क्यों सोच रहे हैं कि ट्रॉमा ही पास होता है? Blessings and gifts also get passed, right? So you know, when there are children, you know, so so there are different kinds of things, you know, जो हमारी larger soul है, if it is not able to find an expression, for example, can be of movement. Abhi, I do not know your family history and neither can I take complete detail, but for example, there was a demand of movement, vigor, you know, gaining courage and going beyond, you know, that just expressed through him. And he has, you know, from his past lifetimes, he has gifts of playing, and you know, he has gifts of what do we say, इसको कहते हैं ना, excellence in this work, कि वो international चला गया, district भी नहीं, state भी नहीं, international. दूसरी चीज कहते हैं ना, हम लोगों ने सुना है कि जो तुम्हारी दादियां या तुम्हारी पड़दादियां जिस चीज की दुआ कर रही थी, आज वो तुम हो. तो वो क्या है कि देयर आर आल्सो, जब मैं कहता हूँ कि फैमिली ट्रॉमा इज आल्सो पास्ड इन द जनरेशंस, family blessings are also passed down in the generations. So sometimes, you know, ख्वाब होते हैं कि काश मैं ऐसा कर पाऊं, काश मैं ऐसा कर सकता, पर यूजुअली हमारे से पहली 3 जनरेशंस में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, उनके ख्वाब रह गए. वो ख्वाब भी बड़ी बारी पास होते हैं. जैसे मैंने अपने क्लाइंट के साथ ये भी देखा है, किसी के फादर हमेशा रखते थे कि मुझे BMW लेनी है. उन्होंने अपने बच्चों को ज्यादा बोला नहीं, बट उनका बच्चा जब मेरे पास, जो आज खुद एक फादर है, वो मेरे पास आए कि मैंने कहा गोल मैनिफेस्टेशन के वर्क के लिए, तो मैंने कहा क्या लेना है? मेरा सपना है BMW लेनी है. मैंने कहा क्यों लेनी है? कि अच्छा, यू नो, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? ही सेड माय फादर वांटेड इट. तो पापा का ख्वाब कैसे पास ऑन हुआ? इसी तरीके से देयर आर सो मेनी, यू नो, थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग कि आपकी फैमिली एंड सिस्टम में किसी ने बास्केटबॉल प्लेयर इंटरनेशनल ही बनना था, but just the idea of, you know, going beyond, excelling, you know, or getting famous or getting victorious or achievement, that energy continues to pass, and then one right soul comes up, one receptive soul, जो वो soul जो पात्र है, which is capable, और जिसके पास अपने past life gifts भी हैं, अब उसके पास family blessings भी आ गई, and this soul is receptive and open. अब वो चीज bloom कर जाती है और वहां वो बच्चा talent को show कर देता है, वो उसको एक तरीके से खुल जाता है. Blossom is the word, वो वहां blossom कर जाता है. So
So these things. इसके लिए जैसे क्या कि कई ऐसे पेरेंट्स देखते हैं जो एक्चुअली मदर फादर बिल्कुल डार्क कम्प्लेक्शन के हैं और बेटा एकदम दूध जैसा है। बिल्कुल कैसा, सॉरी? बहुत गोरा, बहुत। हाँ हाँ, और पेरेंट्स अटमोस्ट डार्क है। हाँ, देखिए एक बात बताऊं मैं, so I'm a biology student and genetics is my favorite topic. So उसमें तो there is this repressed gene जिसको अभी अगर so हमारे complexion color के genes होते हैं, so so it's this जैसे हमारे blood group का भी ऐसा होता है ना कि it's a pure biological reason. But why that soul only chose those genes which are usually repressed, or aren't dominant ones to show up? Also sometimes has certain reasons, and हमारी तभी that is why the beautiful topic, अभी आज हम उस इतना विस्तार में तो नहीं बात कर पाएंगे, but epigenetics यही तो बात करता है. Epigenetics is a very beautiful topic on this only, कि कि हमारे ये हम लोग सिर्फ स्पिरिचुअल बातें नहीं कर रहे हैं, हमारे जीन्स के थ्रू कितनी एनर्जी पास ऑन हो रही है. इंडियन जीन क्या है? डीएनए है, मतलब एंड डीएनए होल्ड्स द एनर्जी, एंड व्हाट इज डीएनए? इट्स एन एनर्जी एंड दैट इज बीइंग पास्ड ऑन. कि उस बच्चे में अपने माँ बाप की लीनेज की एनर्जी क्यों आ रही है, उसमें अमिताभ बच्चन की लीनेज की एनर्जी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसमें माँ बाप का क्रोमोसोम्स आए हुए हैं ना, तो उसका डीएनए माँ बाप की एनर्जी से बना हुआ है. So it's a pure genetic thing to show up like that. It is something like कि अगर उस बच्चे की ग्रैंड पेरेंट बहुत ज्यादा उसी की तरह फेयर कॉम्प्लेक्शन की रही होंगी, तो वो भी पॉसिबिलिटी है. दो उनके मम्मी पापा डार्क हैं, पर उनके ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी मच फेयर कॉम्प्लेक्शन. या सो जैसे आई टेल यू, जैसे आप ये दादा दादी का पूछा ना, तो बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं कि जो पुनर्जन्म है, so again I am also a regression therapist, and we definitely, reincarnation is such a real topic. It's the truth. But as a systemic therapist, we also say that we also reincarnate often in our own family only, and we don't have to be the third generation. It can be any purvaj as well. You take birth again. You show up your personalities and gifts again. And आप पास्ट लाइफ में उसको देखते हो तो आप बोलते हो कि मैं ऐसे ऐसे पुनर्जन्म में था. बट अगर हम उसको एक एंसेस्ट्रल मैप पे रखें तो शायद बहुत बारी एज ए सिस्टेमिक पर्सपेक्टिव, योर करंट लाइफ इज ऑल्सो अ रेपिटेशन ऑफ वन ऑफ योर lives in the same lineage. So so that also happens. And there are times when it's not always. So ऐसा नहीं कि जो सब सुन रहे हैं कि आपके बच्चे आपके माँ बाप हैं. No, not really. But there are times that the pardada, the pardadi, in a more refined version, in a more beautiful version, shows up as any child. And that doesn't matter कि आपका उनसे प्यार था या नहीं. ये प्यार प्योर नहीं, यहाँ पे नहीं आता कि हम तो प्यार नहीं करते थे हमें. So क्योंकि जब हम when we say ना कि, और कभी कभार जो excluded लोग होते हैं, मैंने फर्स्ट ऑर्डर में लिखा था ना कि if excluded, it shows up either through a problem or through a challenge or through some situation or as a whole being. So doesn't mean कि वो बच्चे में उसकी आत्मा है, नहीं. एक the soul is collective only. So soul is taking different forms. So क्योंकि कभी कभार ऐसे सुनते हुए ना लोग घबरा जाते हैं कि हमारा चाचा तो चोर था जी, अब आप कह रहे हो कि हमारा बच्चा ऐसा होगा तो बच्चा भी चोर निकलेगा. नहीं, वो उसके उस लाइफ टाइम के रोल्स थे, वो उसकी उस लाइफ टाइम की पोजीशंस थी. शायद से बच्चा कुछ ऐसी चीजें करेगा जिससे वो उससे उभर सके. बट उसकी अब अपनी जिंदगी है, उसका अब अपना पाथ है, उसका अपना सोल प्लान है. So every soul plans, before coming. So it's a very beautiful, conversation to discuss these things in detail. Yeah. So the more we know, get into it, we like to know more and more about it. And we are really fortunate to meet you once again on the 1st of Feb. तो जो दोस्तों हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और ये टॉपिक के बारे में और आपको जानने का अगर मन कर रहा है, तो 1st Feb को वापस से आप इनसे मिल सकते हैं. तब तक के लिए हम मेडिटेशन करके इस फैमिली कॉन्स्टलेशन, जो सोल मूवमेंट से जो हमने जाना, तो हम इस पे एक मेडिटेशन करके अनुभव करें. Okay, everybody, let's do a very beautiful process to acknowledge. Today we will acknowledge the lineage कि ये हैं, ये exist करते हैं, and we will just receive their loving support. Okay.
So everybody just close your eyes. जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, बिस्तर पर, कुर्सी पर, आसन पर बैठ जाएंगे. Breathe in and breathe out. And gently close your eyes. Very, very gently breathe in and breathe out. As you breathe in the relaxation, and as you breathe out, let go of your doubts and your worries. जैसे जैसे आप एक श्वास अंदर लेते चले जा रहे हैं, अपने मन, शरीर और आत्मा को शांत होने देंगे. और जैसे जैसे आप श्वास छोड़ते चले जा रहे हैं, अपनी सभी चिंताओं को और सभी परेशानियों को ढलने देंगे, हल्का होने देंगे, बाहर निकल. ब्यूटीफुल. अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आएंगे. Bring a smile on your face and just hold an intention that today I would love to acknowledge my own ancestral lineage. I have come through them. Today I would love to acknowledge them. एक भाव डालेंगे कि मैं अपनी पूर्वजों को, मैं अपनी ancestral lineage को आज महसूस करना चाहूंगा, उनको उनकी पोजीशन प्रदान करना चाहूंगा अपने दिल में. और इस भाव के साथ श्वासों पे अपना ध्यान रखते हो इनवाइट योर मदर. अपनी माँ को याद करें. Whether you have seen your mother in this lifetime or not, doesn't matter. You definitely came through mother. Just see the mother. If you know her face, if you've seen her, see her face. If you cannot, just see her as an energy presence. And now see her standing on your left side. आपकी बाईं तरफ, आपकी लेफ्ट साइड पे आपकी मदर खड़ी. Now think of your father. Whether you have seen your father in this lifetime or not, you definitely came through a father. There was the male component. See that father, the birth father. Now see them standing on your right side. अपनी दाईं तरफ अपने father को खड़े हुए देखें. Just become aware of your mother's presence on your left and your father's presence on your right. Just breathe into their presence and just breathe in and breathe out. सिर्फ देखेंगे, महसूस करेंगे और देखेंगे आपकी माँ ने अपना लेफ्ट हाथ आपके लेफ्ट कंधे पर रख दिया है और आपके पिता ने अपना राइट हाथ आपके राइट कंधे पर रख दिया है. ऐसा विजुअलाइज करेंगे. Just become aware. Beautiful. और अब अपनी मदर के पीछे उनकी मदर और उनके फादर देखेंगे. आपकी मदर की लेफ्ट साइड पर आपकी मदर की मदर है, यानी कि आपकी नानी. एंड आपके मदर की राइट साइड पे आपके मदर के फादर है, यानी कि आपके नाना. योर maternal grandmother is standing right behind the left side of your mother, and your maternal grandfather is standing right behind the right side of your mother. Similarly, see your paternal grandparents behind your father. अपने पिता की माता और पिता को भी अपने पिता के लेफ्ट और राइट साइड पे देखेंगे. All the mothers are taking the rightful position of left side, and all the fathers are taking the rightful position of right side of their children. सभी के कंधों के पीछे उनकी माताएं और पिताएं खड़े हुए हैं. और अब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पीछे उनके पेरेंट्स देखेंगे, योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स.
And then behind them, your great great grandparents. Doesn't matter if you know them or not. They were there, they existed, they belong, they are there. For a minute, just keep on doing this and see your family lineage merging into the source, infinite source. 1 मिनट तक शांति से अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ अपनी lineage पर ध्यान देते हुए देखते चले जाएंगे। आपके पीछे आपकी मदर और फादर, उनके पीछे उनके मदर और फादर, उनके पीछे उनके मदर और फादर, your parents, your grandparents, your great grandparents, both at the maternal as well as at the paternal side. Just acknowledge them and stay with your breath. For a minute, I will give you this silent space to just be. ये आपके परिवार की ऊर्जा है। 1 मिनट तक इसको just महसूस कीजिए। Yes, you can do it. Yes. And now that you know their presence, you can visualize एक ancestral tree बन गया है। You are at the apex, you are at the peak, and behind you stands your complete ancestral lineage. Wow, how wonderful. And just acknowledging them now, I want you to turn towards your mummy and your papa. I want you to turn with them standing, all of them facing you, looking at you. Just look at your mother and your father. Say, thank you, mummy and papa. या जो भी आप बोलते हैं, amma and abba, mom and dad, whatever you feel like saying. Thank you for the greatest gift that you have given me. The gift of this life. Mummy and Papa, I'm so grateful. I'm deeply grateful today. I open my heart to feeling this gratitude. That life has come to me through you. As you just feel that, just hold this energy in your heart. See and be willing to open your heart to feeling the love of gratitude towards your parents. As you're looking into their eyes, into the eyes of your mother and your father, you say, bless me, mummy and papa, bless me, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने जीवन को सुख से, संपन्नता से, खुशी से जी. I acknowledge you and I give you your rightful position in my life. मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं आपको देखने को तैयार हूँ. मैं आपको अपने जीवन में मम्मी का और आपको पापा का रोल देता हूँ. You are my mother. You are my father. Whatever your life story may be, आपके साथ जो भी हुआ है, whatever, I understand that is your personal story. But you acknowledge them for who they are. And now you acknowledge your grandparents and the complete lineage, and you look at the complete lineage, this family tree, and you say, all the ancestors, I bow down to you. अपने सर को झुका के, I bow down in front of you all. For I carry your DNA. Whether you like them or not, you carry in your cells, you have their DNA. And that refined DNA has made you. वो DNA refined होता चला गया,
होता चला गया और वो रिफाइन होते होते आप बन गए हो. And you're such a wonderful being today. Acknowledge them for their DNA, for their contribution, and say, life has come to me through all of you. मेरा जीवन आप सभी के द्वारा आया. Bless me with your love and bless me with your loving support, my dear ancestors. Thank you. And as you say that, just open your heart to receiving the fountain of love that is flowing through your ancestry. Just having this support is so phenomenal. It is so healing in nature. And you bow down to your ancestry and you bow down to your mummy and papa. And you say, Mummy and Papa, your lives are completely your lives. Your stories are your stories. I am just your child. Bless me. Bless me for living a life with meaning, with happiness, with peace, with prosperity and joy. Mummy and Papa, आपकी सभी की जिंदगी आपकी है. What belongs to you, I give it back to you. मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपना जीवन धन, धान्य, सुख, संपन्नता से परिपूर्ण, प्रेम और शांति के साथ सुख से जीऊं. I choose happiness. I choose love. And I choose to receive your love and the support, the loving support of my ancestral lineage. Thank you. And with deep gratitude in your heart, just breathe in and now turn back. Turn back in a way कि आपकी मम्मी आपके लेफ्ट कंधे की तरफ है और आपके पापा आपकी राइट कंधे की तरफ है. And regulate the flow of love. अपनी पीठ पे इस flow of love को receive करता हुआ महसूस कीजिए. For 1 minute, just stay silent and just in your heart say, I am open to receiving this love and the loving support from my ancestral lineage. And I'm willing to also maintain this flow of love in my further lineages. जब आपका दिल खुलेगा तभी तो आप आगे भी बढ़ा पाएंगे इस प्यार और प्रेम को. So open your heart and just for a minute bask in this love. Just bask in this support. देखिए कि आपको आपकी मदर का एनर्जेटिक सपोर्ट मिल रहा है, फादर का मिल रहा है, उनके पेरेंट्स का मिल रहा है, उनके पेरेंट्स का, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स. Everybody is now looking at you smilingly and blessing you with love. And you are able to feel it. Bring a smile on your face every day and say, thank you. Love flows in this way. As you open yourself to more and more love, you will be able to also pass it further to your coming generations. And the flow of love will be regulated automatically. Breathing in and breathing out, my dear friends, pay your gratitude to all that is. Basking in this beautiful love, tell in your heart, today I promise myself to live my life fully. Today, I choose to live my life fully. Today, I choose to live well. Today, I make a conscious choice to live healthily. Today, I make a conscious choice to live my life richly, wealthily. Today, I make a conscious choice to live my life lovingly. May that happen for me. This or better. Thank you. Feeling the support, feeling the divine blessings. Whenever you're ready, my dear friends, slowly begin to come back and open your eyes. Yes, that's wonderful. Slowly open your eyes, everybody. Thank you, thank you, thank you. Such a wonderful meditation, so beautiful. It was really nice.
I could, feel all my, great grandparents, my parents, they both the hands. Though I lost my mother 20 years ago, but still today, somehow all of a sudden I could feel her presence. And thank you. Thank you so much. Thank you. So yeah, Um, I guess हमारे जो भी my friends, role in this position for today is complete. So समय बीत गया, और समय की पाबंदी के साथ हम जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये चीज के साथ हमें करना पड़ा पूरा। लेकिन वो कहते हैं कभी कभी ये ना मन नहीं भरता। दिस इज समथिंग सो क्लोज टू द हार्ट। और जो इस चीजों को जानते हैं, समझ रहे हैं, जो इस भावना में जीते हैं, वो और इस फ्लो में चलते हैं। तो आप जो भी व्यूवर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। और हमारे साथ इसी तरह से शाम को 6 बजे से आप लाइव सेशंस के लिए जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह एक ही नाम से पेज है, द हीलिंग हैंड्स। पिछले 14 जनवरी से ये सेशन सोल जर्नी का स्टार्ट हुआ है। उसमें जितने भी एपिसोड 15 डेज के हुए हैं, सभी उधर आपको मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार वो सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। और आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में भी इसको शेयर कर सकते हैं। आपका सपोर्ट हमें ये बताएगा कि आपको कैसा लगता है, उसके लिए हम आगे और क्या कर सकते हैं, कैसे मेहनत कर सकते हैं। तो वी नीड योर हेल्प, योर कमेंट, योर सपोर्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। और हम फिर से मिलेंगे उज्जवल जी से ऑन 1 फैब। और कल हमारा सेशंस रहेगा मैनी बॉडीज वन सोल बाय संतोष जी। ओके। thank you so much. Thank you, everybody. Thank you.